हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके लिए ऐसा टॉपिक लाया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की जलवायु। अगर आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं ध्यान से तो आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जलवायु से बनेंगे वो सारे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से होने वाले हैं। और आप किसी भी प्रकार का टेस्ट लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं सब यहाँ पर अब पढ़ाया जाएगा। ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, शुष्क बारिश कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अक्षांश, ऊंचाई, दूरी और पवन प्रणाली जो भी है आपके सभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा हमारा पहला, इसमें हम आपको देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रहेगा स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु का अर्थ मानसूनी स्वरूप है, ठीक है। जो भारत की जलवायु है उसका अर्थ है मानसूनी स्वरूप। अब जलवायु देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीमेट, ठीक है। जलवायु को देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दबाव तथा पवन की दिशा, वेग के अध्ययन को जलवायु कहते हैं। आपको ये याद रखना है, जैसे तापमान होगा, वर्षा हो गई और वायुमंडलीय दबाव, पवनों की दिशा क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा इसमें पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट है हमारा मौसम बनाम जलवायु। मौसम बनाम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, क्या है मौसम। वायुमंडलीय की अक्षणिक अल्पकालिक अवस्था है, जबकि आपको याद रखना है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय जैसे 50 वर्ष हो गए या 50 वर्ष से अधिक मौसमी दशाओं के औसत से निर्धारित होती है। ये आपका रखना है, इसे बोलते हैं मौसम बनाम जलवायु, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 वर्ष से अधिक और अक्षणिक अल्पकालिक अवस्था, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भले ही आपकी थोड़ा समझ में ना आए, यानी कि जब आप आगे बढ़ोगे तो उसमें थोड़ा अलग टाइप से मतलब आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। मानसूनी जलवायु, आपको आप सभी को पता है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये आपको याद रखना है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार पूरी तरह से उत्क्रमण परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आराम से बिल्कुल समझेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसको समझते हैं। ये जो यहाँ पर है शीत ऋतु, यानी कि दिसंबर और फरवरी का महीने में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। यानी कि ये आपका स्थल है, स्थल से किधर जाएगी, समुद्र की ओर चलेगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जून से सितंबर तक पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, यानी कि जमीन की ओर चलेगी, समुद्र से जमीन की ओर चलेगी। और शीत ऋतु में यानी कि दिसंबर और फरवरी में स्थल से समुद्र की ओर चलेगी और समुद्र से स्थल की ओर चलेगी जून और सितंबर में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा देखते हैं दूसरा पॉइंट, जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताएं। कौन कौन सी विभिन्नताएं जलवायु में पाई जाती है, सिर्फ हम ओनली यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है तापमान में विभिन्नताएं। ग्रीष्म काल क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीष्म काल। गर्मियों में जहाँ पश्चिमी राजस्थान, आपका रखना है पश्चिमी राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री कितना होता है, पश्चिमी राजस्थान का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपका रखना है। और उसी समय अरुणाचल प्रदेश, किसका,
अरुणाचल प्रदेश के तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का जो टेम्परेचर है 19 डिग्री, कितना रहता है, 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इतना अंतर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है ग्रीष्मकाल की तापमान की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं शीतकाल। क्या देखेंगे, जो शीतकाल है उसकी बात देखते हैं। सर्दियों में लद्दाख के दार्स का तापमान, जो लद्दाख है इसके दार्स का तापमान कितना रहता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर बात करें तभी की, उसी समय की, तो भारत के जो तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई, तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई का तापमान कितना रहता है, 20 डिग्री से और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब का है, शीतकालीन तापमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ इसमें देखते हैं जो हमारा है तापांतर। तापांतर को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थार के मरुस्थल में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है थार के मरुस्थल में तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिन का तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, दिन का तापमान होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और वहीं रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, थार के मरुस्थल का तापमान। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तापांतर। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें हमारा जो है, हमारा यह है वर्षा में भिन्नता, यानी कि वर्षा में क्या क्या अलग होता है, क्या क्या अलग पाया जाता है, ये आप देखते हैं। इसमें देखते हैं रूप में अंतर, जो वर्षा है उसके रूप में अंतर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षण, हिमपात, बर्फबारी, आप समझते हैं बर्फबारी यानी कि बर्फ वाली वर्षा होती है। ठीक है, जो बचे भाग है उनमें, जो बचे भाग है जैसे कि ये हमारे बचे भाग है, उनमें बूंदों वाली वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं मात्रा में अंतर, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम में औसत वार्षिक 1080 सेंटीमीटर, यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है मेघालय है। और पहाड़ी की बात करें खासी है। अगर बात करें गांव की तो मासिनराम गांव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चेरापूंजी भी आप याद रख सकते हैं, शहर है चेरापूंजी, गांव है मासिनराम, ये भी आप याद रख सकते हैं। और बात करें वैसी जैसलमेर में, यह 9 सेंटीमीटर, ओनली 9 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा में अंतर देख सकते हैं, मेघालय का मासिनराम 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जैसलमेर राजस्थान का जो जैसलमेर शहर है उसमें कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर ओनली वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं समय में क्या अंतर रहता है। देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा जून से सितंबर, कब तक, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिम मानसून के बीच होती है, लेकिन तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समय में अंतर दिया है, अधिकांश वर्षा जून से दिसंबर तक मानसून आता है, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कब आता है मानसून, अक्टूबर से नवंबर तक, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझनी है, हम अभी आपको समझाते हैं। ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाली खाड़ी की शाखा देखते हैं कौन कौन सी है, मतलब किस तरीके से बारिश होती है। यह शाखा म्यांमार के तट और बांग्लादेश से टकराती है। देखो, अब आप देखते हैं ये हमारा बांग्लादेश है यहाँ से, और ये म्यांमार का ये तट है सारा। ठीक है, और यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बांग्लादेश से टकराती है जहाँ अराकान पहाड़ियाँ इसे भारत के उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। ये आप देख सकते हैं, भारत के इस हिस्से में यहाँ पर उत्तर और पूर्व की ओर मोड़ देती है। इस तरीके से ये वर्षा, मतलब ये हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपका मेहमान रहा, और ये रहे अराकान की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से उठेगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे फिर इधर। एक बार और समझते हैं, देखो यहाँ से उठी, यहाँ टकराई, और टकराने के बाद इधर मुड़ गई। ठीक है, इधर मुड़ जाएगी, उत्तर पूर्व की ओर मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे, हमें देखते हैं
यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी एक उपशाखा मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर मानसीराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा करती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी पहले बताया था विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से टकराकर वर्षा करेगी गारो खासी और जयंतिया में वर्षा सबसे अधिक हो जाएगी। ये इसकी उपशाखा है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें, ये सब बंगाली खाड़ी से उठने वाली मानसून है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी शाखा गंगा के मैदान के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते जैसे जैसे यह समुद्र से दूर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा की मात्रा घट जाती है। देखो जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेगी, पहले कितनी हो जाएगी पटना की ओर 119 सेंटीमीटर, जैसे ही दूर जाएगी प्रयागराज 76 सेंटीमीटर, और दूर जाएगी दिल्ली कितना हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। यानी कि धीरे धीरे जब जितनी दूर चली जाती जाएगी उतनी दूर घट जाएगी वर्षा की मात्रा, उतनी सेंटीमीटर घटती चली जाएगी जितनी दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा मानसून। ठीक है। मानसून विच्छेद, दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में यह एक बार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे दक्षिणी मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है। एक बार वर्षा होगी और कुछ साल तक वर्षा ना हो उसे दक्षिणी मानसून विच्छेद कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई यानी कि जो गर्मियों की वर्षा है उसके बारे में जानते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से देश के आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। दक्कन के और मध्य भारत में तापमान कितना रहता है, ये रहता है 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पहुंच जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें जो दिया है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बार बार, लू क्या होती है। लू क्या होती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के गंगा के मैदान के समय चलने वाली अत्यधिक गर्म शुष्क और धूल भरी हवा को लू कहते हैं। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गंगा नदी में चलती है कौन कौन सी, एक तो गर्म हवा, शुष्क हवा और धूल भरी जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं स्थानीय तूफान। ग्रीष्म ऋतु के अंत में स्थानीय कारणों से विनाशकारी तूफान और वर्षा होती है। ठीक है। कौन कौन से थे आप देखेंगे, आम वर्षा, मैंगो सोवर इसे कहा जाता है। कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा जो आम को जल्दी पका देती है। ठीक है। यह आम के लिए लाभदायक वर्षा है, इसे आम वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा के रूप में चलती है। यह आप याद रख सकते हैं। फूलों वाली बौछार, केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा कॉफी आपने पी है के फूल को खिलाने वाली वर्षा, जो कॉफी का फूल है जो बनता है उसको खिलाने वाली वर्षा इसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं फूलों वाली बौछार। ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इधर, काल बैसाखी, पश्चिमी बंगाल और असम में चलने वाली भयंकर विनाशकारी कड़वा करता वर्षा वाली पवनों जो चाय, पटसन और चावल के लिए उपयोगी है। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चावल, कहवा और पटसन को मतलब इनके लिए लाभदायक है, इन्हें पकाती है जल्दी। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये प्रश्न भी काफी बार आता है, एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव यानी किसे कहा जाता है, एल नीनो और ला नीनो। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखते हैं, एल नीनो यह पेरू के तट पर प्रत्येक 3 से 7 वर्ष के अंतराल में विकसित होने वाली अस्थायी गर्म समुद्र जलधारा है। ठीक है। यानी कि 3 से 7 वर्ष बाद
विकसित होती है, अस्थायी है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। यह प्रशांत महासागर के वायुदाब को बदलकर भारतीय मानसून की तीव्रता को शिथिल कमजोर कर देती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये आपका रखना है। देखते हैं, ये गर्म जलधारा है और यह है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रशांत महासागर, ये पेरू तट है, ये पेरू तट है। और यहाँ से उठने के बाद ये क्या कर देगी, इसे कमजोर कर देगी। और ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें देखते हैं ला नीना। ठीक है, ला नीना देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते थोड़ा। इसके कारण मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे गिर जाता है। ठीक है, तापमान सामान्य था और काफ़ी नीचे गिर जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पवनें प्रबल हो जाती है और ला नीना की स्थिति बनने से भारत में अच्छी और अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, ला नीना भारत के लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि इससे अच्छी वर्षा होती है और अच्छी दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, ला नीना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ये पेरू तट है, हमने पहले बताया। और ठंडी समुद्री जलधारा और प्रशांत महासागर इंडोनेशिया। एल नीलो गर्म जलधारा है और ला नीलो ठंडी समुद्री जलधारा है, जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। दोनों में यही अंतर है। अब देखते हैं दक्षिणी दोलन। प्रशांत महासागर के तहाती और हिंद महासागर के पीटर डार्विन के बीच वायुदाब के इस नियतकालीन, ये छोड़ दे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्षिण दोलन हमारा कोई खास नहीं है, ये इतना खास पेपर में नहीं आता है। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारा वायुदाब नेक्स्ट है हमारा वायुदाब एवं पवन संबंधित कारक। ठीक है, अब हम देखेंगे पवने। सबसे पहले देखते हैं हम धरातलीय वायुदाब। सर्दियों में तिब्बत हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, जिससे पवन भारतीय उपमहाद्वीप निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे चलेगी, यानी कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, निम्न वायुदाब इधर चलेंगे तिब्बत। ठीक है, कब चलेगी धरातलीय वायुदाब, शीत ऋतु के क्रियाविधि, शीत ऋतु के समय उपमहाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी भारत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जेट प्रवाह, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं। ये अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक ऊपर चलने वाली तीव्र पश्चिमी हवा है। जेट प्रवाह से कहते हैं जो 12,000 मीटर से ऊपर चलेगी, उसे जेट प्रवाह कहते हैं। और इसकी जो गति है, सर्दियों में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, इसे जेट प्रवाह कहते हैं। ये आपको याद रखनी है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम भागों में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा, जेट प्रवाह के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम भागों में प्रवेश करते हैं। इनसे शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में होने वाली वर्षा रबी की फसल, जो रबी की फसल है उसके लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। अगर हम इसे एक बार और समझते हैं, इसमें क्या है, जो हमारा है भूमध्य सागर, और इसमें जो जेट प्रवाह होते हैं, इसके कारण उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम में क्या आते हैं, मानसून आते हैं, जो रबी की फसल के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। या बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा दिया है मानसून के निर्वतन लौटने की ऋतु अक्टूबर और नवंबर के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से गंगा के मैदान में निम्न दाब कमजोर होकर दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, मानसून पीछे हटने लगते हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह पश्चिमी राजस्थान से लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ सकते हैं, इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने योग्य है, जो पेपर में हमेशा पूछी जाती है। इसमें दिया है कोपेन कोड, जलवायु का प्रकार, भारत से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, AMW कोपेन कोड दिया है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। AMW किसे कहते हैं? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है, और ये गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर चलता है या पाया जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। AS क्या है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है, जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर चलता है या पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। यह आप याद रख सकते हैं, कर्क रेखा के दक्षिणी में प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग यहाँ पर ये होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। उत्तर पश्चिमी यानी कि गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में ये जलवायु चलती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग में ये चलती है या पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। ये कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार से पूछा जाएगा, कहाँ पाया जाता है? गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। DFC याद रखेंगे। DFC लघु ग्रीष्म ठंडी और शीत ऋतु प्रकार, अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। DFC ऋतु कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लास्ट वाली है, ये हमारी ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।